हेल्थ स्मार्ट चैनल पे आज हम सुसाइड अथवा आत्महत्या के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब किसी रोगी के दिमाग में सुसाइड की बात आती है तो वो तुरंत सुसाइड नहीं कर लेता। पहले वो उसके दिमाग में सुसाइड का ख्याल आता है और वो उसकी प्लानिंग करता है। तो जब उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं तो इस स्थिति को हम सुइसाइडल आइडिएशन कहते हैं। और 30 रोगी अगर सुसाइड करते हैं तो उसमें दुर्भाग्य से एक ही रोगी की जान जाती है। तो जो 30 रोगी सुसाइड करते हैं उनको हम अटेम्प्टेड सुसाइड बोलते हैं। जिस एक रोगी की दुर्भाग्य से जान चली जाती है उसको हम कंप्लीटेड सुसाइड बोलते हैं। यहाँ ये टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सुसाइड में हम कभी भी ऐसे नहीं कहते ही कमिटेड सुसाइड। जब हम कमिटेड शब्द का यूज़ करते हैं तो उसमें दोष देने जैसी बात होती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में 2014 के पहले तक सुसाइड करना एक अपराध था, पर 2014 के बाद इस लॉ को सरकार ने रिपील कर दिया है और अब सुसाइड डिक्रिमिनलाइज हो गया। पर अभी भी अगर कोई व्यक्ति सुसाइड को बढ़ावा देता है, सुसाइड करने वाले चीज़ों को बेचता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसको एबेट करता है और प्रोफेस करता है, तो वो लॉ उसको संज्ञान में लेता है और वो उस पर दंडनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो सुसाइडल आइडिएशन, अटेम्प्ट टू सुसाइड और कंप्लीटेड सुसाइड के बारे में जब हम जान गए हैं दोस्तों, तो आइए आप देखें कि वो कौन ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं जिनके दिमाग में सुसाइड की बात आती है, यानी सुसाइड करने वाले वो कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ऐसे रोगियों के दिमाग में अक्सर सुसाइड की बात आती है। मेंटल हेल्थ में सबसे पहले डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर जैसे कोकेन का लेना, चरस गांजे का लेना, अल्कोहल का लेना। इसके अलावा दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या कई बार रोगी को ईटिंग डिसऑर्डर जैसे बुलिमिया, इस तरह के रोगी भी अक्सर सुसाइड करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है ऐसे रोगियों की जिनको मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कैंसर हो गई या HIV एड्स हो गया या दोनों किडनी खराब हो गई, डायलिसिस हो रही है। ऐसे रोगी अक्सर हताशा निराशा के शिकार होते हैं और उनके दिमाग में सुसाइड की बात आ सकती है। तीसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो ऐसे रोगियों की है जिनको फाइनेंशियल ट्रबल है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या उन्होंने कोई पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा दिया है, वो स्कीम डूब गई, या जुआड़ी हैं, काफ़ी पैसा जुए में बर्बाद कर दिया, या हमारे देश में किसान हैं जिन्होंने किसी साहूकार से लोन लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट से वो लोन बढ़ता जाता है, ओले गिर गए, फसल चौपट हो गई, किसान पे नहीं कर पा रहा है, साहूकार परेशान कर रहा है। इस स्ट्रेस से किसान बहुतायत में हमारे देश में सुसाइड करते हैं। इसी तरह फ्लैट खरीदने वाले हैं जिन्होंने लोन ले लिया, EMI नहीं भर पा रहे हैं और बिल्डर उनको फ्लैट नहीं दे पा रहा है, घर का भी वो रेंट दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रबल्स एक बड़े कारण होते हैं सुसाइड करने के। इसके अतिरिक्त बच्चों में जब सुसाइड होता है तो देखा गया है कि अक्सर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, या बच्चे को कोई बुली कर रहा होता है स्कूल में, या सोशल मीडिया पे बच्चे को कोई बुली कर रहा होता है, या बच्चे की स्टेप मदर है, बच्चे का किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हम फैमिली इश्यूज़ के अंतर्गत लाते हैं। इसमें घर में बहुत कलह है, घर में एक स्पाउस का डिवोर्स हो रहा है, या एक स्पाउस की डेथ हो गई है, या कोई ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया है, एक हाथ पैर खराब हो गया है,
या किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई और ठीक होने की संभावना कम है, तो एक ये भी कैटेगरी है जो अक्सर सुसाइड करने की सोचती है। एक चौथी कैटेगरी की, अगर आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, रेसिज्म का शिकार हैं, आपको ह्यूमिलेट किया गया है, आपको नेम एंड शेम किया गया है, आप LGBT कम्युनिटी के हैं, आप डार्क स्किन्ड हैं और आपको अपने वर्क प्लेस पे हैरेस किया जाता है, जॉबलेसनेस है या होमलेसनेस है, तो ऐसी कैटेगरी के लोग भी अक्सर देखा गया है कि सुसाइड करने की चेष्टा करते हैं। तो अब जब हमने सुसाइड के कारणों को जान लिया है दोस्तों, तो आप ये देखिए कि 100 अगर रोगी सुसाइड कमिट करते हैं तो उसमें से 50 रोगियों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होती है और बाकी 50 को अन्य कारण होते हैं जिनको अभी हमने यहाँ पर बताया। इतनी जानकारी के बाद अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सुसाइड में आखिर होता क्या है, क्या रोगी को सुसाइड करने का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो सभी सुसाइड के रोगियों में उनकी परिस्थितियाँ, उनके कारण अलग अलग होते हैं, पर कुछ बातें कॉमन होती है। सबसे पहला, सुसाइड में पेन होता है, दर्द होता है हर रोगी को, चाहे वो शारीरिक दर्द हो चाहे वो मानसिक दर्द हो। दूसरा, सुसाइड के हर रोगी में होपलेसनेस होती है, हेल्पलेसनेस होती है, एक तरह का डिस्पेयर होता है, माने घोर निराशा रोगी के दिमाग में होती है और रोगी को ऐसा समझ में आता है कि निकट भविष्य में उसकी ये होपलेसनेस, उसकी ये निराशा, उसकी ज़िंदगी की विपरीत परिस्थितियाँ वो चेंज नहीं होने वाली। तीसरा जो कॉमन फैक्टर होता है वो ये है कि रोगी अपने को कनेक्टेड नहीं फील करता। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसका दर्द और उसकी निराशा इतनी है और वो अपना जीवन अंत कर ले तो किसी को इस दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो देखा गया है कि रोगी ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इसमें दोस्तों कनेक्टेडनेस की जब बात आती है तो इन 3 में से कनेक्टेडनेस ही ऐसा एक फैक्टर है जिसको हम अपने से ठीक कर सकते हैं। कनेक्टेडनेस से मतलब ये है कि हम सोसाइटी से कितना जुड़े हुए हैं। इसका एक आसान सा तरीका है और वो तरीका ये है कि हम अपनी आंख बंद कर लें और ये सोचें कि हम बीमार हैं, अस्पताल में बंद हैं, तो हमें कितने लोग देखने आएंगे, कितने लोग अपना समय देंगे हमारी तीमारदारी में। अगर 6 से 10 लोगों के चेहरे हमें याद आते हैं तो आप ये समझिए कि आप कनेक्टेड हैं और आपको किसी किस्म का कोई मानसिक रोग का खतरा नहीं है। अगर 3 से 6 लोग हैं तो बात बराबर की है, आप ठीक भी हो सकते हैं और गिरावट भी आ सकती है। पर अगर 3 से कम है तो चिंता का विषय है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिमाग में नहीं ला पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने को संयुक्त नहीं महसूस करते समाज से। तो अपने आप को कनेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम अपनी ऊर्जा, अपना पैसा और अपनी शक्ति निस्वार्थ भाव से किसी सामाजिक काम में अगर योगदान दें तो हम अपने को समाज का हिस्सा समझेंगे और शायद सुसाइड के जो 3 ट्राइपॉड हैं, पेन, होपलेसनेस और कनेक्टेडनेस, इसमें से हम कनेक्टेडनेस को दूर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखा गया है कि सब मेंटल डिसऑर्डर, सब डिप्रेशन के पेशेंट तो आत्महत्या नहीं करते। तो कुछ विशेष तरह की जीन्स पाई गई हैं जो सुसाइड करने वाले रोगियों में कॉमन होती हैं। इसीलिए अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं, तो अगर एक ने आत्महत्या करी तो दूसरे में आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर किसी ने आत्महत्या करी है तो उसके परिवार के लोगों में, नज़दीकी रिश्तेदारों में आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी सुसाइड में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ब्रेन की केमिस्ट्री भी सुसाइड के लिए प्रेरित करती है। सुसाइड करने वाले रोगियों में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर और सेरोटोनिन नाम का एक रसायन कम देखा गया है। अभी ऐसी जांच पड़ताल की सुविधा नहीं है कि इन रसायन के माध्यम से हम पहले से डायग्नोस कर लें कि किसके दिमाग में सुसाइड की बात आ रही है। तो दोस्तों अब जब हमने
सुसाइड के बारे में इतनी जानकारी ले ली, तो आइए सुसाइड की भयावहता को भी देखें कि सुसाइड कितना है इस दुनिया। सन 2018 में 8,50,000 लोगों ने सुसाइड किया और उनकी मौत हो गई। इनमें से 1,50,000 हिंदुस्तान के थे। लगभग 2 करोड़ लोग सुसाइड की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। और सुसाइड जो है हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की पूरे दुनिया में जान ले रहा होता है। सुसाइड 10वां ऐसा कारण है जिससे लोगों की मौत होती है, 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सुसाइड 15 से 30 साल के लोगों में होता है और उसके बाद फिर 70 साल से ज़्यादा उम्र वालों में होता है। सुसाइड ऐसे देशों में ज़्यादा होता है जहाँ पर कैपिटा इनकम कम है या मॉडरेट है। सुसाइड दोस्तों 2006 के बाद से लगभग 60% पूरी दुनिया में बढ़ा है और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगी ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि सुसाइड और धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अब जब हमको ये पता चल गया कि सुसाइड बहुत आम है और हिंदुस्तान में 1 लाख में लगभग 15 लोग सुसाइड करते हैं और 1,50,000 लोग हर साल सुसाइड से अपनी जान गंवा देते हैं, तो आइए हम ये जानें कि हम कैसे सुसाइड से लोगों को बचा सकते हैं। सुसाइड जब कोई करता है तो वो हिंदुस्तान में अमूमन पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर से किसान, जैसे सल्फास खा लिया या पिस्तौल से अपने को मार लिया या इमोलेट कर लिया, आग लगा ली या ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली या ऊपर से कूद गए। तो दोस्तों सुसाइड ना कर सकें लोग, इसलिए हमें आसानी से पेस्टिसाइड का वितरण रोकना पड़ेगा। अल्कोहल और ऐसी ड्रग्स, इनके ऊपर बैन लगा पाना तो मुश्किल होता है, पर अल्कोहल की राशनिंग करना एक अच्छा उपाय हो सकता है सुसाइड को रोकने के लिए। देखा गया है जिन देशों में ज़्यादा बार होते हैं और जितना फ्रीली अल्कोहल मिलता है वहाँ ज़्यादा सुसाइड की संभावना होती है। और हार्ड ड्रग्स जो होती हैं इन पे तो बिल्कुल कड़ा बैन होना चाहिए और अच्छा है तमाम देशों में इसका रुख सकारात्मक है। इसके अलावा मैं एक ऐसे ऐप की परिकल्पना करता हूँ जिसमें सिर्फ उंगली से बटन दबा देने से सुसाइडल आइडिएशन जिन व्यक्तियों को हो रहा है वो अपनी बात तीमारदारों तक, हॉस्पिटल्स तक, डॉक्टर तक पहुंचा पाएंगे। ऐप आजकल आसानी से बन जाते हैं और मानसिक रोगी और जिनको ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में सुसाइड का आइडिया आ रहा है, उनके पास ज़रूर इस तरह का ऐप होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक हॉटलाइन नंबर अगर हो जो टोल फ्री हो, उस पर भी सुसाइड से हेल्प ली जा सकती है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो शायद हम सुसाइड से लोगों को बचा सकें। आइए आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सुसाइड के बारे में सोच रहा है तो उसके अंदर लक्षण क्या होंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति सुसाइड के बारे में सोच रहा है। दोस्तों अगर हमारे दिमाग में मरने की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वसीयत को लिखेंगे या हमने जो वसीयत लिखी है उसको हम फिर से लिखने की चेष्टा करेंगे, या हम जो हमारी बहुत प्रिय चीज़ें हैं वो लोगों को देना शुरू कर देंगे, या हम अपने आप को घर में बंद कर लेंगे, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर लेंगे। कई लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं। कई लोग पैराडॉक्सिकली खुश हो जाते हैं जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि हमको सुसाइड करना है, तो एकाएक वो दर्द से बाहर हो जाते हैं और सोचते हैं अब जल्दी दर्द का अंत होने वाला है। कई बार ऐसे लोग बताते हैं कि अब हम ठीक हैं और बहुत दूर जाएंगे जहाँ पर दर्द का कोई काम नहीं है। इस तरह से भी कई बार रोगी इंगित करते हैं। अगर किसी रोगी को मानसिक रोग है तो उसमें हताशा निराशा की भावना ज़्यादा दिखेगी। अगर किसी रोगी को बाइपोलर डिसऑर्डर तो उसके स्वभाव में बहुत ऊंच नीच दिखेगी। कभी किसी दिन बहुत खुश हैं तो कभी किसी दिन बहुत उदास हैं, कभी बहुत एंग्जाइटी होगी, कभी बहुत एजिटेशन होगा, कभी बहुत गुस्सा आएगा, कभी रोगी बहुत गैम्बलिंग करेगा।
कोई रोगी बड़ा रेकलेस व्यवहार करते हैं, जैसे ऐसी ड्राइविंग करें कि एक्सीडेंट हो जाए, उसी से जान चली जाए। तो जब हमें इन सब कारणों का ज्ञात होगा तो ऐसे रोगी जिनको संभावना है सुसाइड करने की, हम उन पे ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि कहीं ये रोगी कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, उसके फेसबुक पे, उसके सोशल मीडिया पे, उसकी गूगल की हिस्ट्री में कहीं ऐसा तो नहीं वो पेनलेस डेथ या सुसाइड के बारे में कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा है। और लक्षण ये होते हैं कि रोगी ने कहीं पेस्टिसाइड तो नहीं खरीदा, ढेर सारी जान देने वाली ऐसी नीम की या एंटीसाइकोटिक ड्रग तो उसने ढेर सारी होड़ नहीं कर ली। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये रोगी सुसाइड करने की चेष्टा कर सकता है। तो दोस्तों, जब हमें अब ये रोगी के लक्षणों के बारे में भी जानकारी हो गई, तो अब हम ये समझें कि कैसे अगर कोई हमसे ये बताए कि हम सुसाइड करना चाह रहे हैं या हमारे दिमाग में सुसाइड की बात आ रही, तो हम उससे क्या बात करें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सुसाइड के रोगी से सुसाइड के बारे में बातचीत करने से हम उसे पुश नहीं कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए, बल्कि बातचीत करने से हमें काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिससे हम उसका सुसाइड करने के डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसे वापस ला सकते हैं। दूसरी बात, सुसाइड के रोगियों से जब हम मिलें तो हमारी प्रवृत्ति दोषारोपण की नहीं हो, हमारी प्रवृत्ति ऐसी ना हो कि हम उसको कावर्ड बताएं। हम रोगी के बात को सुनने के बाद ये ना कहें कि एक्स को तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पर वो तो इस तरह से नहीं सोचता और तुम ज़िंदगी से भाग रहे हो, तुम कावर्ड हो, तुम ऐसा कर रहे हो। हमें रोगी से जब हम मिलें तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसे ये जतलाएं कि उसके इमोशंस ट्रू हैं, और इस संदर्भ में जो बातचीत होगी उसमें जो आप सवाल करेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इतने दुखी हैं, क्या आप बताएंगे कि आप कब सुसाइड और कैसे करना चाह रहे हैं, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, क्या कुछ दिन के लिए हम इस डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं। इस तरह की बातचीत करने से आप रोगी के इनर सर्कल में आ जाते हैं और शायद रोगी आपको अपने दिल की बात बताए और शायद रोगी के प्लान को जान करके आप रोगी की मदद कर सकें और शायद एक ज़िंदगी को बचा सकें। दोस्तों, हमने जाना है कि हर 30 में से एक ही व्यक्ति का सुसाइड कंप्लीट होता है, तो कई सुसाइड सर्वाइवर्स भी होते हैं। कई बार सुसाइड सर्वाइवर्स को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और फैमिली के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। सुसाइड सर्वाइवर से हम कैसे बिहेव करें ये भी हमको समझने की ज़रूरत है। हमें उनके ऊपर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इलाज में जो पैसे खर्च हुए, जो परेशानी हुई, उससे उनके ऊपर दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है और जिनके साथ हमारा व्यवहार अगर संवेदनशील नहीं है तो इन व्यक्तियों को भी ज़्यादा रिस्क होता है दोबारा सुसाइड कर लेने का। इसलिए हमें बड़े संवेदनशील तरीके से इनसे पेश आनी है, और अगर हम ऐसा करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम तमाम ऐसे रोगियों की ज़िंदगी को बचा सकेंगे जो व्यर्थ में अपनी जान दे देते हैं। हेल्थ स्मार्ट के इस चैनल में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।